हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जय सिया राम। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, और उसमें जो 4 इंडिकेटर्स में से 2 इंडिकेटर्स मैंने आपको पिछली बार समझाए थे, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। दोनों इंडिकेटर के हिसाब से देश का डेवलपमेंट कब हुआ, कि अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर, देश का डेवलपमेंट कब होगा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। अब आज मुझे समझाना है आपको ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर, उसका मुझे टेबुलर एक्सप्रेशन और उसकी जो लिमिटेशंस है वो मुझे आपको समझानी है। लेकिन जल्दी से हम लोग पिछले जो लेक्चर है उसका रिकेप कर लेते हैं ताकि आपको याद आए, ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बोला था कि जो राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर है और जो प्रति व्यक्ति आय का वृद्धि दर है, ये जो निर्देशक है, ये जो इंडिकेटर है, इसके हिसाब से हम कम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है। तो तब हम बोल सकते हैं जब हमारे देश की जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है वो अगर लंबे समय तक कंटिन्यूअस, अगर लंबे समय तक अगर लगातार बढ़ती जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है। और अगर प्रति व्यक्ति आय में ऐसा बोलना है तो कब बोल सकते हैं, तो सेम टू सेम अगर किसी भी देश में या तो हमारे देश में अगर प्रति व्यक्ति आय लंबे समय तक लगातार बढ़ती रहती है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, अ कंट्री इज सेड टू हैव अटेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन नेशनल इनकम और नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और यही पर कैपिटा इनकम के लिए भी अप्लाई होता है, जिसमें नेशनल इनकम की जगह आपको पर कैपिटा इनकम लिख देना होता है। According to the growth rate of per capita income as an indicator, a country is said to have attained economic development if there is continuous increase in real per capita income of the country for long period of time. फिर दोनों में कि डेवलपमेंट कब हायर रेट से हुआ है, कब लोअर रेट से हुआ है, कब डेवलपमेंट स्टेगनेंट है, मतलब अब बढ़े नहीं है, या तो कब नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहा है, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। अब मुझे इस वीडियो में आपको समझाना है ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम जो इंडिकेटर है वो मुझे आपको समझाना है। दोस्तों सबसे पहले ये टेबल के ऊपर ध्यान दो, जो अभी आपको स्लाइड के तौर पर दिख रहा है, एक स्लाइड में दिख रहा है टेबल 2.1। वो जो टेबल है उसके जरिए हम समझेंगे कि इंडिया किस लेवल पर किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहले हम टेबल में क्या लिखा है पहले तो वो देखेंगे। कंट्री मतलब कोई भी देश, और एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इन परसेंट, कि हर साल वहाँ पर वार्षिक राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर क्या है, मतलब हर साल राष्ट्रीय आय कितने प्रतिशत से बढ़ती है। तो नॉर्वे में एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट क्या है नेशनल इनकम का, 2.2%। अमेरिका में क्या है, 2.4%। श्रीलंका में 4.5%। चाइना में 7.3%। इंडिया में भी 7.3% और पाकिस्तान में 4.7%। अब दोस्तों ये जो टेबल है ये समझा रहा है कि किस गति से राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, किस स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें नॉर्वे और अमेरिका की स्पीड ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंडिया की स्पीड, चाइना की स्पीड, हम लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब इंडिया और चाइना अमेरिका और नॉर्वे से भी आगे? चलो चाइना की बात जाने दो, क्या इंडिया नॉर्वे और अमेरिका से भी आगे? नहीं। इंडिया वो तेज गति से भाग जरूर है, हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका और नॉर्वे ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। अमेरिका और नॉर्वे ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, इसकी वजह से उनकी जो स्पीड है वो अभी कम है। हमें तेज गति से आगे बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम और हमारी पर कैपिटा इनकम में बहुत गैप है, और वो गैप फिलअप करने के लिए हमें बहुत तेज गति से आगे बढ़ना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो क्यों कम स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है, उनको तो सिर्फ मेंटेन करना है, उनको तो इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, जबकि हमें तो बहुत फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और डेवलप्ड कंट्री के तौर पर हमें अपने आप को विकसित करना है। तो टेबुलर एक्सप्रेशन याद रखना दोस्तों, क्यों अमेरिका और नॉर्वे की जो ग्रोथ रेट है वो कम है और क्यों इंडिया की ज़्यादा है। टेबुलर एक्सप्रेशन
Some countries have a faster rate of growth of national income when compared to the rate of growth of national income, and hence such countries are said to have a higher rate of economic development. यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ जो देश है उनका जो ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम का वो ज़्यादा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट भी ज़्यादा है, जैसे कि इंडिया. It can be seen in table 2.1 that countries like Norway, America, Sri Lanka and Pakistan have a slower annual growth rate of national income as against India. हम देख रहे हैं टेबल 2.1 में नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका और पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम का वो इंडिया से कम है. Hence, it can be said that India's growth rate is higher than that of these countries. हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो इन सब देशों से ज़्यादा है. लेकिन अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर. टुडे इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. आज पूरी दुनिया में भारत जो है वो सबसे फास्ट डेवलप कर रहा देश है. इमर्जिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, फास्टेस्ट इमर्जिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. सबसे तेज गति से विकास कर रहा देश है आज भारत देश. बट इट शुड बी रिमेंबर्ड that countries like Norway and America had impressive growth rate already, though they are growing at a rate of 2 to 3% per annum in the present. पर हमें याद रखना चाहिए कि नॉर्वे और अमेरिका जिसकी ग्रोथ रेट अभी हमें कम दिखाई दे रही है उन्होंने ऑलरेडी डेवलपमेंट कर लिया है, उन्होंने पास्ट में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दिया है, अब तो उनको सिर्फ खाली मेंटेन करना है. आशा रखता हूँ आपको ये टेबुलर एक्सप्रेशन समझ में आया होगा. अब मैं आपको समझाता हूँ इसकी लिमिटेशंस. दोस्तों 11th कॉमर्स में एक चैप्टर आता था नेशनल इनकम, और उस नेशनल इनकम में नेशनल इनकम काउंट करते हुए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती थी, जिसकी वजह से हमें सही नेशनल इनकम नहीं पता चलती थी. तो इसके लिए यहाँ पर पहली जो लिमिटेशन है वो क्या है, डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम. इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था दोस्तों डबल काउंटिंग. एक की एक इनकम जब एक से ज़्यादा बार गिनी जाती है, एक की एक इनकम जब एक से ज़्यादा बार गिनी जाती है तो हमारी इनकम जितनी होती है सही मायने में उससे कहीं ज़्यादा आती है, जिसको हम बोलते हैं डबल काउंटिंग. डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम, दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर, डबल काउंटिंग, प्रोडक्ट्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी चीज़ें बनाई जाती है उसको नेशनल इनकम में नहीं गिनते हैं. एक्सेप्शन है फार्मर्स, फार्मर्स जो क्रॉप कल्टीवेट करते हैं उसको गिना जाता है. बाकी जो भी चीज़ें सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाई जाती है, मतलब खुद यूज़ करने के लिए बनाई जाती है, जिसको हम बाजार में बेचने के लिए नहीं रखते, उसको नेशनल इनकम में नहीं गिनते. तो ये एक डिफ़िकल्टी है. डिफ़िकल्टीज इन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. देखो दोस्तों डेप्रिसिएशन जो है ना वो अंदाजा है. डेप्रिसिएशन कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, कोई एक परफेक्ट नाप नहीं है कि भाई इतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा. वो परफेक्ट आंकड़ा नहीं होता, वो अंदाजा होता है. तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में भी डिफ़िकल्टीज आती है. इल्लीगल इनकम, दोस्तों कोई भी इल्लीगल इनकम इसको ही बोलते हैं कि जो छुपाई जाती है, जो लोग दिखाते नहीं हैं. कभी चोर ऐसा बोलेगा कि इस बार मेरी 12 लाख की चोरी हुई है, अकाउंटेंट के पास जाएगा वो रिटर्न भरवाने के लिए कि लिखो इस बार 12 लाख की चोरी हुई है? नहीं दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है. तो इल्लीगल इनकम गवर्नमेंट के बुक में वो रिकॉर्ड ही नहीं होती है, तो इसलिए नेशनल इनकम उतनी वहाँ पर गिनी नहीं जाती है. टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में ये डिफरेंस है. टैक्स अवॉइडेंस जो होता है ना वो लीगली होता है, उसमें हम लोग रास्ते ढूंढते हैं लीगली कि किस तरीके से टैक्स कम भरा जाए. जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी इसके लिए हमें राहत देती है, कई बार ATC सेक्शन है और ये सब कि भाई उसके तहत अगर हम LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इतने कम पैसे टैक्स, तो ये लीगली है. लेकिन जो टैक्स इवेजन होता है ना वो इल्लीगल होता है. इल्लीगल मतलब हम हमारी इनकम को कम दिखाते हैं टैक्स कम भरने के लिए. तो टैक्स इवेजन, दोनों में ही नेशनल इनकम कम आती है. बार्टर ट्रांजेक्शन, जब बार्टर ट्रांजेक्शन होता है तो नेशनल इनकम उतनी कम आती है. इलिटरेसी, हमारे देश में इलिटरेसी एक प्रॉब्लम है, इसके लिए पक्के बिल ज़्यादातर कोई बनाते नहीं है और कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड में नहीं आते. तो इलिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स इन मोर देन वन ऑक्यूपेशन, एक से ज़्यादा व्यवसाय करने वाले लोग, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से एटसेट्रा मेक्स इट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द ट्रू नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, एंड हेंस नेशनल इनकम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रू मेजरिंग रोड ऑफ द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. इन सब मर्यादाओं की वजह से हम सही नेशनल इनकम नहीं जान सकते हैं, और इसीलिए जिसको हम सही से जान नहीं सकते हैं, जो आंकड़ा हमारे पास सही आता नहीं है, वो कभी भी आर्थिक विकास का मापदंड नहीं हो सकता है.
तो इसलिए यहाँ पर ये पहली लिमिटेशन है, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग ट्रू नेशनल इनकम। सेकंड है पॉपुलेशन, जनसंख्या। देखो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम समझाया, इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, लेकिन मैंने कहीं पर भी पॉपुलेशन की तो बात ही नहीं की। और मैंने आपको बोला था कि डेवलपमेंट करना है तो दो कंडीशन है, उसमें जो पहली कंडीशन है वो ये है, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम शुड बी हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो दोस्तों एक बात तो कि हमने यहाँ पर तो पॉपुलेशन की कहीं बात ही नहीं की। अब मान लो कि नेशनल इनकम हमारी 1% से बढ़ी, लेकिन उसी साल पॉपुलेशन 2% से बढ़ी, पर पॉपुलेशन को तो हमने यहाँ पर कंसिडर ही नहीं किया है। तो उस साल 1% से बढ़ी, तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि लोअर रेट से हमने डेवलपमेंट किया? नहीं, उस वक्त तो हमारा नेगेटिव डेवलपमेंट होगा, अंडर डेवलपमेंट होगा। पर हमने यहाँ पर कहीं भी पॉपुलेशन को कंसिडर ही नहीं किया है, इस पूरे टॉपिक में कहीं पॉपुलेशन की बात ही नहीं आई है। तो ये एक लिमिटेशन है कि इसमें जनसंख्या की गिनती, इसमें पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये उसकी एक लिमिटेशन है। बाई जस्ट नोइंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आय जानकर, नेशनल इनकम जानकर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि देश में आर्थिक विकास हुआ है। हैंस द एक्सटेंट ऑफ पॉपुलेशन शुड ऑल्सो बी नोन। जनसंख्या को भी जानना चाहिए, जनसंख्या की भी गिनती होनी चाहिए, उसको भी कंसिडर करना चाहिए। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज लेसर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देन डेवलपमेंट इज सेड टू बी नेगेटिव। अगर हमारे देश की जो नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट है, अगर हमारे देश की नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट है वो कम हुई, पॉपुलेशन से कम हुई, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा हुई, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है और नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट कम है, इन शॉर्ट एक लाइन में समझाना हो दोस्तों, तो यहाँ पर इनकम कम बढ़ी लेकिन खाने वाले ज़्यादा बढ़ गए, तो ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये तो नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर हमारे देश में ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम कम है और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज लेसर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देन डेवलपमेंट इज सेड टू बी नेगेटिव। तब हम क्या मानेंगे कि हमारा आर्थिक विकास नहीं हुआ है, नेगेटिव, अंडर डेवलपमेंट हुआ है, प्रगति नहीं, हम अधोगति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, कब हमारा डेवलपमेंट होगा? इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉजिटिव। अगर हमारे देश में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से ज़्यादा नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट बढ़ती है तो ही हम मानेंगे कि हमारे देश में विकास हुआ है। तो ये थी दूसरी लिमिटेशन। अब दोस्तों तीसरी लिमिटेशन समझाता हूँ, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। 11th Commerce, 9th chapter, National Income. There are 3 methods of counting national income. First is production method, was given by Alfred Marshall. First is production method. Second is income method, given by Professor A.C. Pigou. Third is expenditure method, given by Irving Fisher. So there are 3 methods to count the national income. राष्ट्रीय आय गिनने के लिए 3 मेथड है। दुनिया के अलग अलग देश जो है वो अलग अलग मेथड अपनाते हैं। जैसे कि इंडिया जो है वो प्रोडक्शन मेथड अपनाता है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान जैसे जो विकसित देश है, खास करके ज़्यादातर जो विकसित देश है वो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से नापते हैं अपनी राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को, और जो डेवलपिंग कंट्री है वो प्रोडक्शन के जरिए अपने देश की नेशनल इनकम को नापते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं है, उसका बेसिकली उसका एक ही रीज़न है कि हमारे जैसे देशों में इलिटरेसी होने की वजह से, अवेयरनेस कम होने की वजह से लोग अपनी सही इनकम नहीं दिखाते हैं। इसलिए हम हमारे जैसे देशों में, डेवलपिंग कंट्री में इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से अगर गिनेंगे तो नेशनल इनकम बहुत ही कम आएगी, जबकि विकसित देशों में लिटरेसी लेवल ज़्यादा होता है, अवेयरनेस ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर वो लोग अपनी इनकम दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग वहाँ पर अपनी इनकम दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी इनकम दिखाते हैं, सही इनकम, इसलिए वो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से गिन सकते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ज़्यादातर प्रोडक्शन मेथड से गिनते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादातर इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से गिनते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर एक ही है दोस्तों कि जब किसी की हमें कंपेरिजन करनी हो ना तो स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए। अगर मुझे सारे स्टूडेंट्स की कंपैरिजन करनी है तो सबके परसेंटेज ही होने चाहिए, तो स्टैंडर्ड एक जैसे होने चाहिए।
अब कोई देश प्रोडक्शन मेथड से नापता है, कोई इनकम मेथड से नापता है, कोई एक्सपेंडिचर मेथड से नापता है, तो मैं उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि और अगर कंपैरिजन करूँगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो सही पिक्चर नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि जब अगर हम नेशनल इनकम अलग अलग देश अलग अलग तरीके से नापते तो उनकी कंपैरिजन नहीं हो सकती है, और अगर होगी तो आपको सही पिक्चर नहीं मिलेगा, आप सही जो परिस्थिति है वो नहीं जान पाओगे। सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, देयर आर डिफरेंट मेथड्स यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अलग अलग पद्धति से गिनी जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम आर प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें से सबसे जो 3 मेथड है सबसे ज़्यादा जो हमने पढ़ी, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड्स। व्हेन अ कंट्रीज नेशनल इनकम इज मेजर्ड थ्रू 2 डिफरेंट मेथड्स, द रिजल्ट इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग द सेम डिफर्स। जब किसी भी देश की इनकम हम 2 मेथड से गिनते, अलग अलग मेथड से, प्रोडक्शन या इनकम, प्रोडक्शन या एक्सपेंडिचर, कोई भी 2 अलग, तो वो सेम आना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन आंसर अलग अलग आता है, क्योंकि हर एक मेथड की लिमिटेशंस है, हर एक मेथड की अपनी एक मर्यादा है। एज डिफरेंट कंट्रीज एडप्ट डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, इंटरनेशनल कंपेरिजन्स बिकम डिफिकल्ट। क्योंकि अलग अलग देश अलग अलग मेथड एडप्ट करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो तुलना है वो नहीं हो सकती, इंटरनेशनल कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम पूरा समझा दिया, उसका टेबुलर एक्सप्रेशन समझा दिया, उसकी लिमिटेशंस मैंने आपको समझा दी। एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, जो नेचर ने बनाया होता है वो परफेक्ट होता है। जो नेचर ने, जिसको आप गॉड भी बोल सकते हो कोई भी, क्योंकि गॉड या नेचर परफेक्ट है, और जो परफेक्ट होगा वो हमेशा परफेक्ट ही बनाएगा। और जो इंसान बनाता है उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, क्योंकि जो इंसान है ना वो इम्परफेक्ट है, इंसान गलती कर सकता है, हर एक इंसान की अपनी कुछ लिमिटेशंस है। इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स गलत है ऐसा हम नहीं बोल सकते, ये सही है, लेकिन इंसान जब भी कोई कॉन्सेप्ट बनाता है, जब भी कुछ सोचता है, तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रह जाती है, लेकिन हमें पॉजिटिव सोचना होता है। इसलिए ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस है। उस लिमिटेशंस को हमें ध्यान में रखनी है पढ़ने के लिए। पर ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ज़्यादातर देश इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ज़्यादातर देश करते हैं, इंडिया भी इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है। मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि ऐसा नहीं कि इसमें लिमिटेशंस है तो ये कॉन्सेप्ट किसी काम का नहीं है। जो भी इंसान ने बनाया होगा, जो भी इंसान ने सोचा होगा, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होगी ही दोस्तों, लेकिन हमें वो थोड़ी देर के लिए समझनी है, फिर उसके पॉजिटिव जो भी एस्पेक्ट्स है वो हमें कंसिडर करने होते हैं। आशा रखता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया या कुछ भी समझना है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, उसका टेबुलर एक्सप्रेशन और उसकी लिमिटेशंस। तब तक के लिए जय सिया राम।